आने वाली 10 तारीख ये दोस्तों निवेशकों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है और कई निवेशक इस बात को लेकर के आश्वस्त हैं कि आने वाले 10 तारीख के बाद एक बड़ी तेज़ी स्टॉक में देखने को मिलेगी। इस पीएसयू स्टॉक इस पेनी पीएसयू स्टॉक देखिए, पेनी में इसलिए नहीं बोल रहा कि इसका मार्केट कैप काफ़ी कम है। मार्केट कैप के हिसाब से तो एक बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन जिस प्राइस रेंज में ये काम कर रहा है आप कह सकते हैं एक पेनी स्टॉक है इन टर्म ऑफ रुपीज़। ठीक है, और निवेशकों ने यही सोच करके इस पीएसयू स्टॉक में निवेश किया था जब इसका आईपीओ आया था कि ये एक काफ़ी शानदार मल्टीबैगर स्टॉक हो सकता है, लेकिन कहानी जस्ट उलट रही और निवेशक काफ़ी ज़्यादा फंसा हुआ और फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूं आईआरएफसी के ऊपर। पहली बात, 10 तारीख को ऐसा क्या होने वाला है? तो देखिए, जो आने वाली 10 तारीख है इसमें Q1 के ये नतीजे पेश करने वाले हैं और निवेशकों को ऐसा लग रहा है कि शायद 10 तारीख के आसपास कोई ओएफएस का बड़ा ऐलान हो सकता है। क्योंकि अगर मैं करेंटली बात करूं, जब ये वीडियो बना रहा हूं, तो दोस्तों इसमें प्रमोटर की होल्डिंग इस स्टॉक में 86.4% की है और सेबी रूल्स के हिसाब से एटलीस्ट 75 के नीचे आपकी होल्डिंग होनी चाहिए। यानी सरकार को अपनी कम से कम 11% से 11.4% से ज़्यादा का स्टेक इसमें सेल करना पड़ेगा। और जो निवेशक है दोस्तों, वो इस बात के इंतज़ार करें कि कब आप कह सकते हैं इसमें ओएफएस आएगा। क्योंकि आप एक बात समझ लीजिए पहले ही कि जब तक ओएफएस नहीं आएगा तब तक कोई भी बड़ा कह लीजिए कोई भी बड़ी ग्रुप स्टॉक में निवेश नहीं करने वाली, कोई बड़ी एफआईआईज या डीआईआईज स्टॉक में निवेश नहीं करने वाले हैं। अब आप करेंगे भाई, लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से तो डीआईआईज एकदम स्टॉक बढ़ाया है इसमें। तो आप एक चीज़ समझिए, आपको पता होना चाहिए स्टॉक जब लिस्ट हुआ दोस्तों, आज से लगभग 1.5 साल पहले स्टॉक की प्राइस इशू रखा गया था 26 रुपये। ये लिस्ट हुआ 24 रुपये समथिंग हिसाब से और जो उसने ऑल टाइम हाई लगाया वो 26 रुपये 40 पैसे के आसपास का लगाया था। वहाँ से स्टॉक सिर्फ और सिर्फ गिरावट दिखाने लगा। बीच बीच में आपको कहीं कहीं तेज़ी देखने को मिलती थी, लेकिन वो तेज़ी के पीछे कारण थे सिर्फ कुछ कुछ न्यूज़ फ्लो। जैसे कभी कभी सुनने में आया कि भाई ये निफ्टी नेक्स्ट 50 में आ रही है ये कंपनी, तो उस कारण बीच बीच में एक स्टॉक आने लगा, एक ये उछाल आने लग गया क्योंकि इतना इन्वेस्टमेंट आएगा स्टॉक में। क्योंकि अगर निफ्टी नेक्स्ट 50 में आप आते हैं तो फंड हाउसेज, इंडेक्स फंड हाउसेज एक अपना कह सकते हैं आप इस इंडेक्स में खरीदारी करते हैं, तो ऑटोमेटिकली पैसा आईआरएफसी में जाता है। तो इस कारण आपको ये भी दिख रहा होगा कि डीआईआईज के कुछ नाम आपको इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिखते रहते होंगे। अब बात करता हूँ कि स्टॉक भाग क्यों नहीं रहा है। देखिए, जब तक ओएफएस नहीं आएगा कोई भी बड़ी तेज़ी नहीं होने वाली, क्योंकि हर एक निवेशक को पता है कि भाई आप अगर अभी तो खरीद लेंगे, फंड हाउसेज को पता है एक बड़ी मात्रा में, ओएफएस आ गया तो फिर स्टॉक एक बड़ी गिरावट दिखाएगा। डिस्क्लोजर के रूप में आईआरएफसी मेरी या मेरी फैमिली मेंबर के पास हो सकता है और करेंटली आईआरएफसी में मैं लॉस में हूँ दोस्तों, नो डाउट। और जब ये 1950 पे 60 पैसे गया था, मैंने अपनी नेक्स्ट चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट थोड़ी बहुत की थी, जिसके कारण जो मेरा एवरेज प्राइस है वो नीचे आ गया था। क्योंकि मुझे ही पता है स्टॉक भागने वाला नहीं है, लेकिन हाँ, अगर कोई स्टॉक आपको 4-4.25% का डिविडेंड दे रहा है, डिविडेंड यील्ड, तो दिस इज़ गुड। और मुझे एक डिविडेंड स्टॉक की तलाश थी, तो ये बात हुई। अब आपको समझना पड़ेगा कि भाई ये जो आईआरएफसी है इसका कोई अच्छे रिजल्ट से कोई वास्ता रहता नहीं है इसके शेयर के रनअप पे। पिछले क्वार्टर की अगर मैं बात करूं, जो उसके रिजल्ट आए, अब तक के सबसे शानदार नेट प्रॉफिट थे। 6090 करोड़ का इन्होंने के आसपास का इन्होंने प्रॉफिट दिया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, निवेशकों को लगा स्टॉक भागेगा, बल्कि स्टॉक विपरीत दिशा में यानी गिरावट दिखानी शुरू कर दिया। और जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी भी निचले स्तर 1950-60 पैसे लगाए थे इसने 52 वीक लो, वहाँ से कुछ भागा भी तो है। लेकिन अब वापस से निवेशकों को ये लग रहा है कि भाई क्या कुछ दिन चीज़ें चेंज होने वाली हैं। तो मैं आपको बता दूं, अभी कुछ भी चीज़ें चेंज नहीं होंगी दोस्तों। कंपनी की जो लीज इनकम है और कंपनी की जो इंटरेस्ट इनकम है, वो अगर मैं दोनों की बात करूं तो आज भी इसकी लीज इनकम 75% है दोस्तों 2021 में, जो कि 2020 में ये लगभग 80% थी। और इंटरेस्ट इनकम बढ़ करके 25% हो गई है, जो पहले 2020 में 20% थी। और देखिए, आईआरएफसी का जो बिजनेस है ना, लोगों को लगता है फाइनेंस में ज़्यादा है, बल्कि ये लीजिंग बिजनेस में ज़्यादा रहती है दोस्तों। रोलिंग स्टॉक हो गया, वैगन्स हो गए, ये तमाम चीज़ें बनाने में ये कह लीजिए आपको ये लीज में देते हैं। और
फाइनेंस का काम ये करती है, किसको देने का फाइनेंस, आरवीएनएल हो गया आप कह सकते हैं, और तमाम लोगों को ये पैसे फाइनेंस करती है टू फॉर इंक्रीज द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ रेलवेज। और अभी अभी जो आप कह सकते हैं इनकी अमिताभ साहब हैं इनके यहाँ, उन्होंने कही है कि भाई हम सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स को ही फाइनेंस नहीं करेंगे जहाँ पे आप कह सकते हैं कि कहीं रेलवे का डायरेक्ट कह लीजिए लिंक हो, बल्कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक रहेगा तो भी हम करेंगे। जैसे अगर उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, जैसे कोई पोर्ट में अगर आप रेलवे ट्रैक्स बिछा रहे हैं तो वहाँ पे भी हम अपना बिजनेस कर सकते हैं, वहाँ भी हम चीज़ों को फाइनेंस कर सकते हैं। यानी कि जो दायरा है बिजनेस का वो काफ़ी हद तक बढ़ गया। कंपनी की बात करूं तो पैसे कहाँ से उठाते, देखिए पैसे उठाना इन कंपनीज के लिए बहुत आसान होता है, बशर किसके मुकाबले कह लीजिए प्राइवेट कंपनीज के। इनको भारत सरकार की बैकअप रहती है। तो ये टैक्सेबल बॉन्ड्स, नॉन टैक्सेबल बॉन्ड्स और कह लीजिए कमर्शियल पेपर, ये तमाम चीज़ों दोस्तों ये फंड रेज करते हैं और फिर पैसे देते हैं आगे। तो ये सब बताने का मेरा नज़रिया ये है क्योंकि निवेशकों का सवाल बहुत ज़्यादा ही आ रहा था कि आईआरएफसी भाग क्यों नहीं रहा है और क्या रिजल्ट से कुछ भागेगा। तो मैं आपको बता दूं रिजल्ट से ऐसा कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। हाँ, डिविडेंड के आसपास, डिविडेंड की चाह में स्टॉक बीच में थोड़ा तेज़ी दिखाता है, लेकिन जैसी एग्जिट होती है वापस स्टॉक गिरने लग जाता है। और आईआरएफसी में दोस्तों अभी भी मैं कहूँगा कि जब तक ओएफएस नहीं आता, प्लीज़ कोई बहुत बड़ा निवेश करने से स्टॉक से प्लीज़ बचिएगा। स्टॉक फंडामेंटली कोई इशू नहीं है, स्टॉक के वर्किंग में कोई इशू नहीं है, स्टॉक लगातार काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर रहा है और लगातार अच्छे क्वार्टर रिजल्ट्स पेश कर रहा है और आने वाले समय में भी ये सिलसिला जारी ही रहेगा। हाँ, कईयों का ये मानना है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण जिस प्रकार का इन्वेस्टमेंट सोचा जा रहा था रेलवेज में, शायद अभी आपको देखने को ना मिले, और इस बात को लेकर के मैं पूरा इत्तेफाक रखता हूँ दोस्तों। ठीक है, और देखिए कई लोगों को लगता है कि भैया इसका डेट टू इक्विटी क्या है, तो आप देखिए इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 9.47% है। और याद रखिएगा कोई भी फाइनेंस कंपनी हो उसके डेट अक्सर ज़्यादा रहते हैं, और ये तो पीएसयू है दोस्तों। ठीक है, और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो स्टॉक है आईआरएफसी, इसमें अगर निवेश करें तो काफ़ी लंबे समय तक करें। ये स्टॉक अभी भी बहुत ज़्यादा निवेशकों को परेशान करेगा, बहुत पेशेंस टेस्ट करेगा। और जो लोग, मैं आपको बता दूं, जो लोग पेशेंस टेस्ट में फेल हो जाएंगे आने वाले, क्योंकि देखिए ओएफएस आएगा, स्टॉक एक बार भागे गए। अब अगर मैं आपके सामने आरवीएनएल का एग्जांपल दूं, स्टॉक 12 रुपये के आसपास आया और सिर्फ कुछ ही महीनों में दोस्तों, साल भर में 12-13 रुपये से वो सीधा 40-41 चला गया। और अभी भी ओएफएस के बाद अभी भी उसके पास 3% और है सरकार का स्टेक, 78% के आसपास है, यानी सरकार उसमें 3% और सेल करेगी। तो ये बात आप याद रखें, स्टॉक भागेगा ज़रूर, लेकिन जब ओएफएस आएगा तो एक बड़ी गिरावट शायद आपको विटनेस करने को मिले। तो ये चीज़ अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा दोस्तों। और ओएफएस से पहले कुछ बहुत बड़ी उम्मीद प्लीज़ मत लगा के रखिएगा ना। कोई भी अगर कोई बीच में कोई तेज़ी आ जाती है किसी न्यूज़ के कारण, या रिजल्ट अच्छे आते हैं और भगा दिया, तो कोई भी इस चीज़ों में कोई बड़ा निवेश प्लीज़ करने से बचिएगा। आईआरएफसी को लेकर के लॉन्ग टर्म में आई एम वेरी मच बुलिश ऑन इट, लेकिन अभी पेशेंस रखिए, जब तक ओएफएस नहीं आती स्टॉक बड़ा ही तेज़ी नहीं दिखाने वाला। और कोई भले कुछ भी बोल ले, मैं जो मेरी पर्सनल समझ है, जो मेरी पर्सनल राय है, वो यही है कि स्टॉक आपको कोई बहुत तेज़ी नहीं दिखाने वाला। तो यदि आपको मेरी छोटी एनालिसिस पसंद आई हो, क्योंकि देखिए ये मेरी खुद पर्सनल एनालिसिस है बिना किसी इन्फ्लुएंस के, और मैंने आपको पहले डिस्क्लोजर लुक में बता दिया है कि मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की स्टॉक में निवेश हो सकती है। तो आप कोई भी निवेश करें उससे पहले प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार से, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से, या खुद थोड़ी और बहुत रिसर्च कीजिए कोई भी अपना डिसीजन लेने से पहले। तो अपना कीमती समय यहाँ तक देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।